हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 19 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ UDISE प्लस सिस्टम। सो UDISE प्लस सिस्टम क्या है? तो बेसिकली ये जो है UDISE, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। सो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसका बेसिकली जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? कलेक्ट करना एंड एनालाइज करना स्कूल डेटा अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है, इसका जो मेन एम है, जो कह लें हम कि जो प्राइमरी पर्पस है वो है जो स्कूल्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UDISE। सो अगर हम UGC की बात करते हैं तो UGC जो है बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए होता है, ना कि स्कूल एजुकेशन के लिए। सो हायर एजुकेशन जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो हैं वो UGC के अंडर आते हैं, ना कि स्कूल एजुकेशन। सो स्कूल एजुकेशन यहाँ पे नहीं होता है, दैट्स वाई ये सेकंड जो है यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और रही बात UDISE की, ये किसके अंडर है? ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर किस डिपार्टमेंट के अंदर है? ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर आता है। सो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, टीचर ट्रेनिंग पोर्टल इज की कॉम्पोनेंट ऑफ द UDISE प्लस सिस्टम। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बेसिकली टीचर ट्रेनिंग पोर्टल जो है ये की कॉम्पोनेंट है किसका? UDISE प्लस सिस्टम का, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। सो यहाँ पे थर्ड करेक्ट है एंड फर्स्ट भी करेक्ट है। सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 3। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग एन इलेक्शन कमिश्नर अदर देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, सो इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पे पूछ रहे हैं रिमूव करने का क्या प्रोसेस है। सो यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है रिमूव करने का इलेक्शन कमिश्नर को, ये बेसिकली कौन करते हैं? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, एंड प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो यहाँ पे जो, और ये चीज़ मेंशन कौन सा आर्टिकल में है? ये चीज़ मेंशन की गई है आर्टिकल 324 क्लॉज 5। आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में मेंशन की गई है कि जो प्रोसीजर होगा इलेक्शन कमिश्नर के रिमूविंग का, वो प्रोसीजर क्या है? मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट रिमूव करें इलेक्शन कमिश्नर को। सो यहाँ पे जो है, और रही बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो हम अगर प्रोसीजर देखें रिमूविंग का, सो ये जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी प्रोसीजर होता है। बट यहाँ पे पूछ रहे थे हमसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स। सो इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सो यहाँ पे डायरेक्टोरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज द प्राइमरी लॉ एनफोर्स्ड बाय द ED। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो PMLA 2002 है, ये जो है प्राइमरी लॉ है जो एनफोर्स करती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ED। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द ED फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यहाँ पे अगर हम ED की बात करते हैं, ये किसके अंडर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ED काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, एंड स्पेसिफिकली जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। थर्ड है यहाँ पे, द ED कैन अरेस्ट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल क्राइम्स। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो ED है वो इंडिविजुअल्स को भी अरेस्ट कर सकते हैं जो फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑल 3। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कॉम्पोनेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सो सर्व शिक्षा अभियान से पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा इनमें से की कॉम्पोनेंट नहीं है, नॉट अ की कॉम्पोनेंट। सो पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल्स एंड एडिशनल क्लासरूम्स। सो ये जो है ये एक की कॉम्पोनेंट है सर्व शिक्षा अभियान का कि कंस्ट्रक्ट करवाया, न्यू स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा, एडिशनल क्लासरूम्स को बनेंगी। देन सेकंड है प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। सो यहाँ पे सेकंड भी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये भी एक की कॉम्पोनेंट है कि प्रोवाइड किया जाएगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। सो यहाँ पे ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ हमसे पूछा है नॉट अ की कॉम्पोनेंट। थर्ड है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। सो सर्व शिक्षा अभियान में ये भी एक कॉम्पोनेंट है कि टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। सो यहाँ पे थर्ड भी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे नॉट अ की कॉम्पोनेंट पूछ रहे थे। सो लास्ट जो है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ओनली हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पे डी जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऐसा कोई की कॉम्पोनेंट नहीं है। ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस अभियान की तो ये 1 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, ना कि हायर एजुकेशन के लिए। दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉमन प्रोविजंस इंक्लूडिंग इन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो FTA में कॉमन प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं, हमने यहाँ पे करेक्ट प्रोविजंस बताने हैं। सो करेक्ट बताना है स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मूवमेंट ऑफ पीपल के लिए नहीं होता है, ट्रेड के लिए होता है कि ट्रेड में जो टैरिफ्स होते हैं, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, कोटाज वगैरह जो होता है उसको रिड्यूस करना होता है या फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है करेक्ट बताना है हमने, तो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं होता है। सेकंड है जीरो टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जीरो टैरिफ्स सारे गुड्स या सर्विसेज के लिए नहीं होता, कुछ स्पेसिफिकली कुछ मेंशन किया जाता है कुछ गुड्स को, और ज़रूरी नहीं कि जीरो टैरिफ्स हर इस पे लगाए। कितनी बार ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाता है कि नहीं कोई टैरिफ नहीं होगा, कितनी बार बहुत मिनिमल होता है पर टैरिफ होता है। सो यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, जीरो टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो यहाँ पे जीरो टैरिफ्स होता है बट कुछ कुछ गुड्स पे, कुछ कुछ सर्विसेज पे। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ये बहुत ऑल है यहाँ पे। सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये वैसे भी थी, आप लोग ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो थर्ड है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स वाइल कीपिंग एक्सेप्शंस फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स। सो यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना है वाइल कीपिंग एक्सेप्शंस फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है अ कॉमन करेंसी फॉर ऑल मेंबर्स। तो ऐसा नहीं होता है, कॉमन करेंसी फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज ऐसा नहीं है। दैट्स वाई फोर्थ भी जो है ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, एक ही सही है हमारा थर्ड स्टेटमेंट। सो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the provisions of the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, conditions of service and term of office act 2023। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है CEC शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं लग सकते। तो यहाँ पे सेकंड जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है इलेक्शन कमिश्नर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट्स एंड कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात हो रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये एलिजिबल नहीं होते। बट अगर हम सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। बट यहाँ क्या कह रहे हैं कि 6 ईयर्स टर्म पूरा होने के बाद, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है और उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है तो इन दोनों का जो वर्किंग टेन्योर होगा वो मिला करके 6 ईयर्स होना चाहिए, वो मिला करके दोनों का 6 ईयर्स होना चाहिए। अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है और इन्होंने 6 ईयर्स अपना टर्म पूरा कर लिया है सो एज ए इलेक्शन कमिश्नर, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बट अगर यहीं पे एक इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने 3 ईयर्स अभी हुआ है इनके वर्किंग टेन्योर को, एंड इनको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, तो इन पर्सन का एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आगे काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स का होगा। 3 + 3 ये 6 ईयर्स हो जाएगा। सो दोनों का टेन्योर मिला करके 6 ईयर्स होना चाहिए। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। आफ्टर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स कोई भी अपॉइंटमेंट एलिजिबल नहीं है, किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इलेक्शन कमिश्नर्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट हमारी करेक्ट थी, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा, हाउ मेनी ऑफ द अबव डिपॉजिट्स आर इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सो DICGC के अंडर जो है कौन कौन से डिपॉजिट्स आते हैं। सो यहाँ पे
ये बेसिकली किसके लिए होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना है स्मॉल डिपॉजिटर्स को फ्रॉम द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सेविंग्स इन केस ऑफ अ बैंक फेलियर। सो यहाँ पे जो है डिपॉजिट्स बाय गवर्नमेंट नहीं होगा, देन इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी नहीं होगा क्योंकि ये स्मॉल डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट, सो ये दोनों यहाँ पे इंक्लूड होगा। सो डिपॉजिट्स आर इंश्योर्ड बाय DIC GC, तो ये इसके अंडर फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी आते हैं एंड करंट डिपॉजिट्स भी। सो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 3 एंड 4। सो 2 करेक्ट है हमारे पास, ओनली 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, एंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द अबव इंस्टीट्यूशंस आर इंश्योर्ड बाय DIC GC। सो कौन कौन से जो है इंस्टीट्यूशंस कवर होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि स्मॉल डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है इन केस ऑफ अ बैंक फेलियर। सो यहाँ पे जो है इसमें कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑल कमर्शियल बैंक्स जो हैं इसके अंडर आते हैं, ऑल कमर्शियल बैंक्स, और फॉरेन बैंक्स जो जिनकी ब्रांच फॉरेन बैंक्स की इंडिया में है, सो फंक्शनिंग इन इंडिया, देन लोकल एरिया बैंक्स जो होते हैं, लोकल एरिया बैंक्स भी इसके अंडर आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं, एंड अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स, सो कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसके अंडर कवर होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें, रीजनल रूरल बैंक्स हमने अभी डिस्कस किया, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं, ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसके अंदर नहीं आती है। सो यहाँ पे 1 2 3 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा, यहाँ पे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। सो 1 2 एंड 3 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली 3। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज baleen and toothed are the families of which of the following marine animal। so baleen family and tooth family basically whales जो हैं broadly 2 फैमिलीज में डिवाइड की जाती हैं वेल्स को, एक बलीन वेल्स होते हैं, एक ट्रुथ वेल्स होती हैं। सो यहाँ पे जो है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेल्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिमिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो रिमिशन की अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ, तो रिमिशन किसे कहते हैं, द रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, की जो इम्प्रिजनमेंट का ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस कर देना। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द रिडक्शन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।